हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए चैप्टर से जिसका नाम हमने यहां पर दिया है कैपिटल बजटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। और मैंने आपको यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे जिसका हमने नाम दिया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहां पर हमने फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा था। कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करें मेरे साथ। देखिएगा, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स are the techniques of evaluating long-term investment proposals. Capital budgeting techniques are the techniques of evaluating long-term investment proposals. Full stop. Capital budgeting techniques can be categorized into following two categories. Capital budgeting techniques इधर लिखेंगे नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स इधर discounted cash flow techniques, that is modern techniques. Non discounted and discounted. Payback period, average oblique
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक की बात करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ओब्लिग डिजायरेबिलिटी फैक्टर। discounted payback period, and last internal rate of return। ये टेक्निक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने लिखा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, मतलब समझो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर द टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। कोई भी लॉन्ग टर्म प्रपोजल है, लॉन्ग टर्म प्रपोजल से हमारा मतलब क्या है? प्रपोजल हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। कोई प्रोजेक्ट 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, उसमें कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट, कंपनी के लिए वो प्रपोजल बेनिफिशियल होगा या नहीं, ये डिसीजन लेने के लिए जो टेक्निक अप्लाई की जाती हैं उन्हें हम नाम दे रहे हैं यहां पर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। बात समझ आ रही है? यानी कोई भी लॉन्ग टर्म प्रपोजल कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, इसका इवेल्युएशन कैसे किया जाएगा, इसको इवेल्युएट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाएंगी उन्हें ही हम नाम दे रहे हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। पढ़ें, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। और इन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को 2 कैटेगरीज में रखा जाता है, जो कि हमने यहां पर दिया। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये देखिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स तो कैटेगरीज क्या है? नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जिन्हें हमने नाम दिया ट्रेडिशनल टेक्निक्स, और इधर है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, जिन्हें हमने नाम दिया मॉडर्न टेक्निक्स। ये नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक क्या है, पहले ये समझो। देखिए, लास्ट क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए थे, तो मैंने क्या कहा था? आज के 1 रुपए की फ्यूचर में जाकर वैल्यू कुछ और होगी, फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट था, या फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए की आज वैल्यू कुछ और होगी, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक कहती है कि 1 रुपया तो 1 रुपया ही है, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 रुपया आज का है, 1 साल बाद का है, 2 साल बाद का है, 3 साल बाद का है, यानी चाहे रुपया हमें कभी भी मिले, वो अमाउंट आज के 1 रुपए के बराबर ही होगा। यानी नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक का मानना है कि टाइम चेंज होने से रुपए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसकी मैंने मेन हेडिंग आपको लिखवाई थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के अकॉर्डिंग मनी की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। फ्यूचर में मिलने वाले अमाउंट की वैल्यू आज कम होगी, उसे हमने कहा था डिस्काउंट करना, और यहां पर हम कह रहे हैं नॉन डिस्काउंटेड, यानी कोई डिस्काउंटिंग नहीं करनी है। आज का 1 रुपया और 10 साल बाद का 1 रुपया सब बराबर हैं। इन्हें हमने नाम दिया नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। इधर ध्यान दें, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक का मतलब क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हुए ये टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। यानी यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि आज का 1 रुपया हो या 10 साल बाद का 1 रुपया हो, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं, 10 साल बाद के 1 रुपए की वैल्यू अगर मैं आज निकालूंगा
तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज निकलेंगे ना, फिर तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसिडर करके काम करना पड़ेगा ना। तो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसिडर करने लग जाऊंगा तो मैं इसे कहता हूं कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना। बात समझ आ रही है? तो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में क्या फर्क है? नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है, जबकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। ध्यान रहेगी ये बात। अच्छा, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में भी मैंने आपको दो टेक्निक लिखवाई हैं। वो कौन कौन सी हैं? ये देखिए, पेबैक पीरियड और दूसरी है एवरेज ओब्लिग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इन सभी टेक्निक्स को हम एक एक करके ध्यान से अभी सीखेंगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड हमने लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ओब्लिग डिजायरेबिलिटी फैक्टर। इसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहें या डिजायरेबिलिटी फैक्टर कहें, एक ही बात है। थर्ड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ध्यान से, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, और यहां पर मैंने लिखा था पेबैक पीरियड, यानी और कुछ नहीं, इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर हमने लिखा था क्या? यहां पर हमने लिखा था पेबैक पीरियड, और मैंने कहा यहां पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ना करें तो पेबैक पीरियड, और अगर यही पेबैक पीरियड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए निकाला जाए तो हमने इसे नाम दिया डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। इसी तरह आप ध्यान दें, देखिए यहां पर नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में हमने लिखा था क्या? एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में हमने लिखा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी ये इसको मॉडिफाइड करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का नाम दिया गया है। समझ आ रही है? अभी सिर्फ मैंने कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया है, मैंने अभी आपसे सिर्फ बात की है कि नॉन डिस्काउंटेड का मतलब क्या है, जहां पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, और डिस्काउंटेड का मतलब क्या है, जहां पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू की टर्म में निकालकर। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में हमने दो टेक्निक लिख ली है, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हमने लिखा है सबसे फर्स्ट में नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इन टेक्निक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग दें नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, इसमें सबसे पहले टेक्निक हमने कौन सी लिखी है? पेबैक पीरियड। लिखना स्टार्ट करें। Payback period means the period within which the amount invested in a project is
received back by the investor. Payback period means the period within which the amount invested in a project is received back by the investor. मतलब क्या है इसका वो समझो। जिस प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया है, जितना पैसा लगाया है, जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है किसी प्रोजेक्ट में, वो अमाउंट जो हमने लगाया है उस प्रोजेक्ट से कैश फ्लो की टर्म में अर्न करते हुए कितने टाइम में हमारे पास वापस आ जाएगा। मैंने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है वो पैसा, वो अमाउंट कितने टाइम में मुझे वापस मिल जाएगा अर्न करते हुए कैश फ्लोज की टर्म में। जितने टाइम में मिलेगा उस टाइम को हम नाम देंगे पे बैक पीरियड, यानी जो हमने पे किया है वो बैक वापस कितने टाइम में आ जाएगा। पढ़ो, पे बैक पीरियड मीन्स द पीरियड विद इन विच द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट इज रिसीव्ड बैक बाय द इन्वेस्टर। ध्यान से समझना। ये लीजिए, मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। कैश आउटफ्लोज रुपीज। मान लीजिए आज किसी प्रोजेक्ट में हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना है ₹2 लाख। 2 लाख रुपए हमें आज किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं, ठीक है। कैश इनफ्लोज, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर हमें हर साल इनफ्लो यानी वापस कितना मिलेगा, अर्निंग कितनी होगी, ₹50,000 पर एनम अप टू 7 ईयर्स। ये प्रोजेक्ट 7 साल का है। आज इस प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपए लगाने हैं। हर साल के एंड पे नेक्स्ट 7 ईयर्स तक इस प्रोजेक्ट से 50,000 रुपए की अर्निंग होगी। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? क्या कहा मैंने? आज हमें 2 लाख रुपए लगाने हैं और अगले 7 साल तक इस प्रोजेक्ट से हर साल 50,000 रुपए की अर्निंग हमें होगी। तो मुझे यह बताइए, जो 2 लाख रुपए मैं लगाऊंगा आज, वो 2 लाख रुपए मुझे कितने टाइम में वापस रिकवर हो जाएंगे? क्या आप नहीं निकाल सकते हो? 2 लाख रुपए सर पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 50,000, तीसरे साल में 50,000, चौथे साल में 50,000, सर पहले 4 साल में पूरे 2 लाख रुपए आ तो गए। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, जितने टाइम में जो हमने इन्वेस्ट किया है, जितने टाइम में वो वापस आ जाएगा, उस टाइम को हम नाम दे रहे हैं पे बैक पीरियड। तो कैसे निकालूं मैं यहां पर ये पे बैक पीरियड? देखिए, पे बैक पीरियड कैसे निकाल दें? सर 2 लाख रुपए हमने लगाए हैं, हर साल 50,000 मिलेंगे, तो कितने टाइम में वापस आ गया? 4 ईयर्स। बात समझ आ रही है? 4 ईयर्स। और कैसे निकाला है हमने, ध्यान दिया आपने? बहुत आसान तरीका है। क्या करें? कैश आउटफ्लोज डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लोज। कैश आउटफ्लोज डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लोज। आज हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं और हर साल मिलने वाला कैश फ्लो क्या होगा, वो हमने यहां पर निकाला। लेकिन आपने एक चीज पर ध्यान दिया, इस एग्जाम्पल को नंबर दे देना, एग्जाम्पल नंबर 1। ये तरीका पे बैक पीरियड निकालने का सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब हर साल मिलने वाला इनफ्लो सेम होगा। मैंने क्या कहा? आज 2 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल के एंड पे 50,000 का इनफ्लो मिलेगा। तो हर साल 50,000 ही होगा।
तो हम इस तरीके से पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। आप ध्यान दो, देखो कोई फॉर्मूला है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल सोचो ना। 2 लाख रुपए हमने लगाए, 50 हजार कितने साल में वापस आ जाएंगे? पूरे 2 लाख 4 साल में आ जाएंगे। तो इस 4 साल के पीरियड को हम नाम देंगे पे बैक पीरियड। यानी ये मैंने आपको निकालना सिखाया कैसे, केस ए। इसे मैं केस ए कह रहा हूं, पहले मैंने नहीं लिखा था, एक लाइन छोड़ दी थी। केस ए से हमारा मतलब क्या है? व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोज आर ऑफ इक्वल अमाउंट। बात समझ आई क्या? ये तरीका हम कब लगाएंगे? जब हर साल मिलने वाला इनफ्लो कैसा होगा? कांस्टेंट अमाउंट का होगा, सेम अमाउंट का होगा या इक्वल अमाउंट का होगा, जैसे मर्जी आप कह सकते हैं। हमेशा के लिए ध्यान रखना, ये मैंने यहां पर लिखा था आउटफ्लोज। आउटफ्लोज से मतलब होता है कैश का जाना, जो हमें खर्च करना है। और इनफ्लोज, इनफ्लोज से मतलब है कैश का आना, जो हम उस प्रोजेक्ट से अर्न करके हमारे पास कैश आता रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये लो, इसी पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लोज रुपीज 10 लाख। कैश इनफ्लोज रुपीज 3 लाख पर एनम अप टू 6 ईयर्स। आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, हर साल के एंड पे हमें 3 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक चलेगा ये प्रोजेक्ट? 6 साल तक। क्या आप पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं? हर साल का इनफ्लो यहां पर भी सेम दे रखा है मैंने, 3 लाख। तो मुझे ये बताइए, जो आज हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, वो 10 लाख रुपए अगर हर साल 3 लाख मिलने वाले हैं, तो वो 10 लाख रुपए वापस कितने टाइम में मिल जाएंगे? निकाल सकते हो? ये देखो, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू कैश आउटफ्लोज डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लोज। कैश आउटफ्लोज है हमारा रुपीज 10 लाख डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लोज रुपीज 3 लाख। कितना आ गया? 3.3333 बार लगा देते हैं ईयर्स। और 3.3333 ईयर्स का मतलब समझते हो क्या होता है? दैट इज 3 years 4 months। 0.33 ईयर से मतलब क्या है? मंथ में निकालो। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये जो 0.33 है ना, ये ईयर में है। अगर इसे मंथ में कन्वर्ट करना हो तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो 0.333333 इंटू 12 कर दो। 0.333333 इंटू 12 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 मंथ। यानी 3 साल 4 महीने के अंदर हमारे पास ये 10 लाख रुपए वापस हमें रिकवर हो जाएंगे। ध्यान रहेगी ये बात। मैंने ईयर से ये 4 मंथ कैसे बनाया, ये समझ आया आपको? मैंने कहा 0.43333 लास्ट तक ले जाओ इंटू 12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। यहां तक बात आपको समझ आ रही है? और डिस्कस करते हैं। ये लो,
ये मैंने यहां पर ऊपर लिख दिया था केस ए, अब मैं लिखता हूं केस बी। केस बी, when annual cash inflows are of unequal amount। जरूरी है क्या कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, हर साल जो वहां से अर्निंग होगी, हर साल जो वहां से कैश इनफ्लोज मिलेंगे, वो सेम अमाउंट के ही होंगे? कोई जरूरी कंडीशन थोड़े ही ना है। तो मैं कह रहा हूं अगर अनइक्वल अमाउंट का हो तो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे पे बैक पीरियड, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, कैश आउटफ्लोज ₹10 लाख। ध्यान से, कैश आउटफ्लोज ₹10 लाख। कैश इनफ्लोज ईयर 1 ₹2 लाख, ईयर 2 ₹3 लाख। समझ आ रही है बात? ईयर 3 ₹4 लाख, ईयर 4 ₹4 लाख, ईयर 5 ₹5 लाख। 5 साल का प्रोजेक्ट है। 5 साल के प्रोजेक्ट में आज हमें इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है 10 लाख रुपए, और 5 साल में हर साल कितनी अर्निंग होगी, कितने कैश फ्लोज हम अर्न करेंगे, वो मैंने दे दिया है। ईयर 1 में 2 लाख, ईयर 2 में 3 लाख, ईयर 3 में 4 लाख, 4th ईयर में भी 4 लाख एंड 5th ईयर में 5 लाख। हमें निकालना है पे बैक पीरियड। जो हमने आज पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम में हमें वापस मिल जाएगा। क्या निकाला जा सकता है? क्या निकाला जा सकता है? कैसे निकाल सकते हैं हम इसे? ध्यान दो जरा। अब इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये कैश फ्लोज जो मैंने आपको दिए हैं, इससे हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, ध्यान से। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। फर्स्ट ईयर में 2 लाख, सेकेंड ईयर में अगर 3 लाख रुपए आए हैं तो कितने हो गए टोटल? फर्स्ट में 2 लाख मिल गए थे, दूसरे साल में 3 लाख मिल जाएंगे, हो जाएगा 2 + 3 5 लाख। थर्ड ईयर में 4 लाख, तो क्या हो जाएगा? 9 लाख। फोर्थ ईयर में भी 4 लाख, क्या हो गया? 13 लाख। और 5th ईयर में 5 लाख, यानी 18 लाख। टोटल 5 ईयर्स में 18 लाख के कैश फ्लोज आएंगे। मुझे निकालना है कि पहले 10 लाख रुपए, क्योंकि मैंने तो 10 लाख ही इन्वेस्ट किए हैं, ये जो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, ये कितने टाइम में वापस मिल जाएंगे? अब जरा ध्यान देखो क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव में यहां तक 2 लाख आ गए, यहां तक 5 लाख, यहां तक 9 लाख, और चौथे साल में तो 13 हो गए। मुझे 13 लाख की बात नहीं करनी है, मुझे तो 10 लाख तक की ही बात करनी है। तो आप सोचो जरा, पहले 3 साल में 9 लाख रुपए आ चुके थे, चौथे साल में मुझे 1 लाख रुपए ही तो और चाहिए था। मुझे 10 लाख पर जाना है ना, तो मैंने क्या कहा, मुझे इन दोनों के बीच में कहां पर जाना था? 10 लाख पर। मुझे 9 और 10 के बीच कहां पर जाना है? 10 लाख पर। तो 9 और 10 में कितने का डिफरेंस है? सर ये 1 लाख का ही तो डिफरेंस है। तो मुझे 1 लाख और अर्न करने थे। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं पे बैक पीरियड निकाल रहा हूं। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 इयर्स तो हो ही गए, प्लस चौथे साल में मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए था।
अच्छा, चौथे साल में मैंने अर्न कितना किया है? फोर्थ ईयर में अर्निंग हुई है 4 लाख रुपए की। ध्यान से समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फोर्थ ईयर में टोटल अर्निंग है 4 लाख की, लेकिन मुझे 4 लाख नहीं, मुझे 10 लाख पर पहुंचने के लिए सिर्फ चाहिए थे 1 लाख। यहां पर अर्न किया इन्होंने 4 लाख, मुझे चाहिए थे सिर्फ ये 1 लाख। तो अगर पूरे साल में 4 लाख रुपए का कैश फ्लोज है, तो 1 लाख का कैश फ्लो कितने टाइम में मिला होगा? मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो? अगर पूरे साल 12 महीने में फोर्थ ईयर में 4 लाख रुपए के कैश फ्लो आए हैं, तो मैं कह रहा हूं फोर्थ ईयर में मुझे 4 नहीं सिर्फ 1 लाख चाहिए था, तो कितने टाइम में मिला होगा? तो मैं कैसे निकाल सकता हूं वो समझो जरा। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे चाहिए 1 लाख, अर्न हुआ है 4 लाख इंटू 1। ये इंटू 1 से हमारा क्या मतलब है? ध्यान से, एक साल में 4 लाख, या मैं ऐसे कहूं 4 लाख अर्न करने में 1 साल लगा, तो 1 लाख अर्न करने में कितना टाइम लगा होगा? तो ये जाएगा 3 प्लस 0.25, दैट इज 3.25 ईयर्स। और अगर मैं इसे मंथ में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 3 ईयर्स 3 मंथ्स। ये 3 मंथ कैसे निकाला? मैंने क्या बताया था? 0.25 ईयर को 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.25 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 3 मंथ्स आ जाएंगे। आपको बात समझ आई क्या? आप सीधा सीधा फिर से समझ सकते हैं। पहले 3 साल में 9 लाख रुपए तो हमें मिल ही गए थे, मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए था फोर्थ ईयर में। अगर फोर्थ ईयर के 12 महीने में 4 लाख रुपए का इनफ्लो आएगा, तो मैं कह रहा हूं अगर 12 महीने में 4 लाख, तो 1 लाख कितने टाइम में? 3 महीने में आ जाएगा ना। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तभी तो एक 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 करके 4 लाख दे रखा है मैंने। ये हमने निकाल दिया पे बैक पीरियड। यानी अगर कैश फ्लोज अनइक्वल अमाउंट के होंगे, तो हम इस तरह से क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालकर तब जाकर पे बैक पीरियड निकाल पाएंगे। निकाल सकते हो पे बैक पीरियड। इक्वल अमाउंट का हो तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। केस ए में मैंने डिस्कस कर ही लिया है, कैश आउटफ्लोज डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। और अगर अनइक्वल अमाउंट का हो तो हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालकर तब पे बैक पीरियड कंप्यूट कर सकते हैं। ध्यान रहेगी ये बात। चलिए, डिसीजन क्राइटेरिया। किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? सोचकर बताना। पे बैक पीरियड का मतलब क्या है वो आपको समझ आ गई है बात। मान लीजिए आपके सामने 2 प्रपोजल हैं, एक प्रोजेक्ट है ए, एक प्रोजेक्ट है बी। प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड आ रहा है 4 इयर्स और प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड आ रहा है 5 इयर्स। और पे बैक पीरियड क्या है वो हमने यहां पर समझ लिया है। पे बैक पीरियड वो पीरियड है जिसमें जो भी हमने पैसा लगाया है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो मैंने कहा प्रोजेक्ट ए में अगर हम पैसा लगाते हैं तो जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे 4 साल में वापस आ जाएगा। प्रोजेक्ट बी में अगर हम पैसा लगाते हैं तो जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल में वापस आएगा। और इन दोनों में से आपने कोई एक प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। आप कौन से प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देंगे, जिसका पेबैक पीरियड 4 है या जिसका पेबैक पीरियड 5 है? अब कुछ समझने वाली बात ही नहीं रह गई है। कौन से प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? सर जिसमें जल्दी से जल्दी पैसा वापस आ जाएगा। तो किसका पेबैक पीरियड अर्ली पेबैक पीरियड है? प्रोजेक्ट ए का। उसी के बेस पर यहां पर डिसीजन दिया जाता है। लिख रहा हूं मैं, लिखेंगे आप मेरे साथ। द प्रोजेक्ट having early payback period is preferred over the project having
delayed payback period. The project having early payback period is preferred over the project having delayed payback period. मीनिंग क्लियर है? क्रिटिसिज्म, इस पेबैक पीरियड टेक्निक को किस बिहाफ पर, किन ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया जाता है? क्रिटिसिज्म में मतलब क्या है? लिमिटेशंस। इस टेक्निक की क्या लिमिटेशन है वो लिख रहे हैं। ए, इट does not consider टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आज हमने 10 लाख रुपए लगाए, ये 10 लाख रुपए हमें कितने टाइम में वापस मिल जाएंगे? सर अगले 4 साल में। 4 साल में। और मैं क्या कह रहा हूं, आज के 10 लाख और अगले 4 साल तक मिलने वाले 10 लाख मेरे लिए सब बराबर हैं। मैंने कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया पेबैक पीरियड निकालते समय? मैंने कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर किया पेबैक पीरियड निकालते समय? कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसीडर नहीं किया है। तो यानी ये टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती है, ये इसकी लिमिटेशन है। अच्छा, बी, समझ आ रहा है ना? अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना और ना करना लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था। बी, it ignores cash inflows आफ्टर द पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड के बाद वाले कैश इनफ्लोज को ये मेथड, ये टेक्निक कंसीडर नहीं करती है। सर इसका क्या मीनिंग है? इग्नोर्स कैश इनफ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड। चलो इस बात को समझाने के लिए भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैं लेकर चल रहा हूं 2 प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। कैश आउटफ्लोज रुपीज 10 लाख, इधर भी रुपीज 10 लाख। कैश इनफ्लोज ईयर 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल का प्रोजेक्ट है। इधर भी ईयर 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर्स का प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं हम। कैश फ्लोज क्या क्या है इनसे? कैश फ्लोज इससे फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में 2 लाख, थर्ड ईयर में 2,50,000, 2,50,000
50,000 2,50,000 8 lakh 10 lakh 15 lakh 7 साल का प्रोजेक्ट है। हर साल कितना 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 इनफ्लो आएगा वो मैंने यहां पर लिख दिया। प्रोजेक्ट बी की बात करें तो इससे कैश फ्लोज क्या क्या है। फर्स्ट, ₹5 लाख 4 लाख 4 लाख $2,50,000 $1,50,000 1 लाख 1 लाख। ये दो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिए हैं, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, दोनों के कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज दे दिए हैं। दोनों प्रोजेक्ट 10-10 लाख रुपए के हैं। ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट में 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। हर साल कितना इनफ्लो होगा वो मैंने आपको दे दिया है। दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ 7 ईयर्स है और 7 साल तक कितना कितना इनफ्लो मिलेगा वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड निकालें। क्या अब आप पेबैक पीरियड कंप्यूट कर सकते हैं? तो पेबैक पीरियड हर साल का इनफ्लो डिफरेंट अमाउंट का है, कैसे निकलेगा? मुझे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे। ये देखो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बताइए। 1 लाख 3 लाख 5,50,000 8 लाख 16 लाख 26 लाख और 15 लाख है 41 लाख। हमें निकालना है पेबैक पीरियड। क्या निकाल सकते हो आप? अब पेबैक पीरियड निकालने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। पेबैक पीरियड कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे हमने? 10 लाख। ये 10 लाख रुपए मुझे कितने टाइम में वापस आ जाएंगे? सर, इस 10 लाख के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके और इसके बीच में। पहले 4 साल में, ये देखिए 8 लाख तो पहले 4 साल में मिल गए। मैं यहां पर लिख देता हूं 4 इयर्स प्लस 5th ईयर में मुझे कितने और चाहिए थे? सर 8 तो ये थे ही, हमें पहुंचना था किस पर? हमें पहुंचना था 10 लाख पर। तो कितना कम रह गया? 2 लाख रुपए कम रह गए। तो मुझे 2 लाख और चाहिए और हमने अर्न किए हैं 5th ईयर में 8 लाख। कहां से पता चला मुझे? देखो ये रहा, 5th ईयर में 8 लाख अर्न किए हैं। पहले 4 साल में 8 लाख तो पहले 4 साल में ही आ गए थे, तो मैंने यहां पर 4 लिख दिया। तो मुझे पहुंचना था 10 लाख पर, तो 8 से 10 पर पहुंचने के लिए 2 लाख रुपए और चाहिए थे। 5th ईयर में हमने अर्न कितना किया है? 8 लाख। अगर 8 लाख अर्न करने में 12 महीने लगे हैं तो मुझे 2 लाख चाहिए थे। कितना टाइम लगेगा? यहां पर इंटू 1 लिख के दिखा सकते हो। इंटू 1 समझ आ रहा है ना? 1 साल में 8 लाख, तो 2 लाख में कितना टाइम? क्या कह रहा हूं मैं? 8 लाख अर्न करने में अगर 1 साल लगा है तो 2 लाख में कितना कितना आ जाएगा? 4 प्लस 0.25, दैट इज 4.25 ईयर्स। और अगर इसे हम मंथ में कहें तो दैट इज 4 ईयर्स 3 मंथ्स।
निकल गया पेबैक पीरियड। जिस तरह ये प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड हमने निकाला है, क्या प्रोजेक्ट बी का भी पेबैक पीरियड निकाला जा सकता है? प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड निकालते हैं। देखें जरा, इसके लिए भी पहले हमें निकालने पड़ेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालो। 5 लाख, 5 + 4 ये हो गया 9 लाख, +4 13 लाख, +2,50,000 यानी 15,50,000, +1,50,000 यानी 17 लाख, 18 लाख एंड 19 लाख। समझ आ रही है बात? यही आ रहा है ना? ठीक है। आउटफ्लो कितना था हमारा सर? यहां पर भी आउटफ्लो हमारा 10 लाख का था, तो 10 लाख रुपए कितने टाइम में वापस आ जाएंगे? देखना, 9 लाख तो यहीं तक आ गए ईयर 2 तक। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं पेबैक पीरियड निकालना। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर्स प्लस, मुझे पहुंचना कहां पर था? मुझे पहुंचना है इस 9 और 13 के बीच में 10 लाख पर। तो 9 तो ये है ही, 10 तक कितना डिफरेंस रह गया था? ओनली 1 लाख का। थर्ड ईयर में इन्होंने अर्न कितना किया? थर्ड ईयर में इन्होंने अर्न किया है 4 लाख। अगर 4 लाख अर्न करने में इन्होंने 1 साल लगाया है तो 1 लाख में कितना टाइम लगता? ये निकाल लो फिर से यहां पे। 1 लाख डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 1। और मैं कैसे निकालता हूं वो समझ आ रही है? अगर 4 लाख का इनफ्लो 1 साल में आया है तो 1 लाख का इनफ्लो कितने टाइम में आया होगा? वो हम यहां पर कह रहे हैं 2 + 0.25, 2.25 years, that is 2 years 3 months। आपको बात समझ आई क्या? दोनों प्रोजेक्ट के लिए हमने पेबैक पीरियड निकाल दिया है। दोनों प्रोजेक्ट 10-10 लाख रुपए के हैं। दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ 7 ईयर्स है। 7 ईयर्स तक हम अर्निंग करेंगे। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं कि आप मुझे यह बताइए, दोनों प्रोजेक्ट के आपने पेबैक पीरियड निकाल लिए हैं, आप किस प्रपोजल को प्रेफरेंस देंगे? जो हमने 10 लाख रुपए लगाए हैं वो प्रोजेक्ट ए में वापस आएंगे 4 साल 3 महीने में, और वही 10 लाख रुपए अगर हम प्रोजेक्ट बी में लगा दें तो वो वापस आ जाएंगे सिर्फ 2 साल 3 महीने में। कौन सा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है? तो मैंने डिसीजन क्राइटेरिया क्या लिखवाया अभी आपको थोड़ी देर पहले? पढ़ना जरा, क्या लिखा था हमने यहां पर? द प्रोजेक्ट हैविंग अर्ली पेबैक पीरियड इज प्रेफर्ड ओवर द प्रोजेक्ट हैविंग डिलेड पेबैक पीरियड। और ये मैंने नहीं लिखवाया, ये आपने खुद डिसीजन दिया कि सर जिसमें जितना जल्दी पैसा वापस आ जाए वो प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो यहां पर मैंने 2 प्रपोजल आपको दिए, दोनों के पेबैक पीरियड निकाल दिए हैं। इसका पेबैक पीरियड आ रहा है 4 years 3 months और इसका पेबैक पीरियड आ रहा है 2 years 3 months। कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है? बी प्रोजेक्ट बेस्ट है, क्योंकि इसमें सर 2 साल 3 महीने में ही पैसा वापस आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, समझ आ गया, हमें प्रोजेक्ट बी में पैसा लगा देना चाहिए। यही तो इस मेथड की लिमिटेशन है। इसी वजह से तो इस मेथड को क्रिटिसाइज किया जाता है। सर क्यों इसमें क्रिटिसिज्म वाली क्या बात है? आप सोचकर देखो जरा, प्रोजेक्ट ए में आप 10 लाख रुपए लगाओगे, 7 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। 7 साल में टोटल कितने इनफ्लो मिलेंगे? मैं कह रहा हूं पूरे 7 साल में
टोटल इनफ्लो, क्यूमुलेटिव इनफ्लो देखना यहां पर कितने थे, 41 लाख। प्रोजेक्ट ए में 10 लाख रुपए लगाकर अगले 7 साल में टोटल 41 लाख का कैश फ्लो आएगा, और प्रोजेक्ट बी में इन्हीं 7 साल में 10 लाख रुपए लगाकर कितना इनफ्लो आ रहा है, ओनली 19 लाख का। और आप कह रहे हैं कि सर हम इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट बी में, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड अर्ली पेबैक पीरियड है। यही तो इस मेथड की, यही तो इस पेबैक पीरियड टेक्निक की लिमिटेशन है। आप समझ पा रहे हो? आप अगर प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपने इस बात पर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं कि सर प्रोजेक्ट ए से 41 लाख के कैश फ्लोज हैं, जबकि प्रोजेक्ट बी से सिर्फ 19 लाख के ही हैं। आपने तो सिर्फ ये पेबैक पीरियड देखा कि सर अर्ली पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट बी का है तो इसमें इन्वेस्ट करें। आपको नहीं लगता गलत हो जाएगा? ये इस मेथड की लिमिटेशन है। और ये लिमिटेशन क्यों है वो आप समझ पाए? हम सिर्फ उतने ही टाइम की बात करते हैं जितने टाइम में हमारे पास जो हमने पैसा लगाया है वो वापस आता है। प्रोजेक्ट ए में यही 10 लाख रुपए लगाए हुए हमें 4 साल 3 महीने में वापस मिले, लेकिन इन 4 साल 3 महीने के बाद हमें इस प्रोजेक्ट से कितना इनफ्लो हो रहा है उस पर तो कोई हमने ध्यान दिया ही नहीं। देखना जरा, यहां पर देखना जरा, प्रोजेक्ट ए में 5 साल और उसके बाद कितने इनफ्लो मिल रहे हैं। 5वें साल में 8 लाख, 6th ईयर में 10 लाख। 10 लाख ही हमने प्रोजेक्ट में लगाए हैं, 10 के 10 तो सिर्फ 6th ईयर में ही आ जाएंगे, और 7th ईयर में 15 लाख। आपको दिखाई दे रहा है? कहां पर देख रहा हूं मैं, ये देखो, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितना ज्यादा इनफ्लोज हैं। लेकिन हमने पेबैक पीरियड निकालते समय ये वाले इनफ्लोज तो हम देखते ही नहीं है। हम तो सिर्फ उसी पीरियड तक बात करते हैं जितने पीरियड में हमारा आउटफ्लो हमें वापस इनफ्लोज की टर्म में मिल जाता है। पेबैक पीरियड के बाद यानी 4 साल 3 महीने के बाद कितना कितना कैश इनफ्लो आने वाला है ये तो कंसीडर किया ही नहीं जाता पेबैक पीरियड निकालने में। और देखना जरा, प्रोजेक्ट बी को आप बेस्ट बता रहे थे क्योंकि इसमें 2 साल 3 महीने में ही आपको जो आउटफ्लो है वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन 2 साल 3 महीने के बाद देखना जरा कितने इनफ्लोज आ रहे हैं। सर 4th ईयर में, 3rd ईयर में 4 लाख, 4th ईयर में ओनली 2,50,000, 5th ईयर में 1,50,000, 6th ईयर में ओनली 1 लाख, 7th ईयर में ओनली 1 लाख। कितना कम इनफ्लो होता जा रहा है हर नेक्स्ट ईयर में। लेकिन आपको तो प्रोजेक्ट बी बेस्ट लग रहा है। और वो क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें सर जो हमने 10 लाख रुपए लगाए हैं वो सिर्फ 2 साल 3 महीने में ही हमें रिकवर हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि गलती है? इस मेथड को, इस पेबैक पीरियड टेक्निक को इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये सिर्फ उतने ही पीरियड तक का कैश इनफ्लो कंसीडर करते हुए निकाला जाता है जितने पीरियड में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होती है। जहां पर हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सर प्रोजेक्ट ए बेस्ट है क्योंकि इससे इनफ्लो 41 लाख के होंगे, जबकि प्रोजेक्ट बी में सिर्फ 19 लाख के हैं। फिर भी यह मेथड कहता है कि प्रोजेक्ट बी बेस्ट है क्योंकि इसका पेबैक पीरियड अर्ली पेबैक पीरियड है। सिर्फ यह एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों बनाकर दिखाया है, इस क्रिटिसिज्म को समझाने के लिए। पढ़ो जरा क्रिटिसिज्म बी मैंने क्या लिखा था। It ignores cash inflows after the payback period. ये टेक्निक, ये मेथड पेबैक पीरियड के बाद जो कैश इनफ्लोज होंगे उन्हें इग्नोर कर देता है। इसलिए भी ये मेथड, ये टेक्निक बेकार है। और फर्स्ट तो आपको पता है ही, इट डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की कोई बात हम नहीं करते हैं। ये मैंने आपको नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक की पहली टेक्निक समझा दी है। पेबैक पीरियड कैसे निकाला जाता है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। कैश इनफ्लो सेम अमाउंट के हों, इक्वल अमाउंट के हों तो कैसे निकलेगा, अनइक्वल अमाउंट के हों तो कैसे निकलेगा। क्या पेबैक पीरियड के बेसिस पर हम डिसीजन कैसे देते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। अर्ली पेबैक पीरियड इज प्रेफर्ड ओवर द प्रोजेक्ट हैविंग डिलेड पेबैक पीरियड। इस मेथड की लिमिटेशंस क्या है, क्यों इस मेथड को, क्यों इस टेक्निक को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि एक तो यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं, और दूसरा
इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड। ये मैंने इस एग्जांपल के थ्रू आपसे डिस्कस किया। क्लियर है? ये थी हमारी नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक की फर्स्ट टेक्निक।